हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राजौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनुदीपी शेयर मार्केट क्लासेस और इन्वेस्टमेंट। पिछले टॉपिक पे अपन ने बात की थी कि ट्रेड कितने प्रकार से होते हैं और जो आज का टॉपिक है वो है अपना डेरिवेटिव पे कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, वीडियो देखने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है कि डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव का इतिहास क्या है, डेरिवेटिव की नीड क्या है। चलो उसके लिए सीधे सीधे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि डेरिवेटिव स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो डेरिवेटिव जो स्टार्ट हुआ है वह ग्रीक से स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ करता था कि जब किसान अपनी फसल बोता था और फसल बोने के 4 महीने बाद वो फसल बेचने के लिए मंडी जाता था या जहाँ पर जो भी उनके ख़रीदार होते थे, तो किसान को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, लंबा जाना पड़ता था। मंडी बड़ी बड़ी मंडियाँ हुआ करती थी, तो मंडी पहुँचने तक और जो प्राइस के फ्लक्चुएशंस होते थे, आज किसान घर पे है और घर से निकला है, एक दिन में वो मंडी पहुँचेगा क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन के साधन बहुत कम थे, बैलगाड़ी से या बुलक कार्ट से, जो भी उस समय के ट्रांसपोर्टेशन साधन हो, तब तक किसान मंडी पहुंचता था और प्राइस के फ्लक्चुएशंस की वजह से किसान को उसके अनाज का या उसके माल का सही कीमत नहीं मिल पाती थी। तो उसके लिए फिर 2 पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जहां से इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कि 19th सेंचुरी में अमेरिका एक इमर्जिंग मार्केट था जिन्होंने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की फॉरवर्ड के साथ में। और अमेरिका एक इनोवेटिव मार्केट था, वो चाहते थे कि मार्केट में प्राइस अच्छी रहे, कॉन्ट्रैक्ट फेयर हों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को मार्केट में एस्टेब्लिश किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 19th सेंचुरी में सीवॉट शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना हुई। उसके साथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सनलाइज वे में 2 लोगों के बीच में स्टार्ट हुआ। उसके बाद यही कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के स्टैंडर्डाइज हो गए। तो इस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डेरिवेटिव इन इंडिया और इंडियन मार्केट में डेरिवेटिव की शुरुआत जो हुई है, द मेजर प्रोसेस दिस इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स मूवमेंट इन फ्यूचर प्राइस ऑफ फ्यूचर डेट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क। डेरिवेटिव का सीधा सीधा एक उपयोग है कि आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल रिस्क को आप कैसे कम कर सकते हैं, उसकी देखते हुए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जून 9, 2000 को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में लॉन्च कर दिए। ये पहले इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन आगे चल के समय में, आज के समय में देखें आप तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव की नीड क्यों पड़ी अपन को। तो डेरिवेटिव की नीड पड़ने का एक ही मतलब है, डेरिवेटिव की नीड पड़ने का एक ही मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से डेरिवेटिव की नीड पड़ती है। सबसे पहला है मार्जिन ट्रेड। ठीक है, मार्जिन ट्रेड और काउंटर पार्टी रिस्क, इन चीज़ों को देखते हुए मिनिमाइज द ट्रेड कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यही होता है कि जब बायर को ढूंढने या बेचने में, जब भी कोई किसान अपनी फसल मार्केट में बेचने जाता है तो उसे सेलर नहीं मिल रहा है, या कोई ख़रीदार है तो उसे बायर नहीं मिल रहा है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड से शुरुआत हुई और 9 जून 2000 को इंडिया में भी लॉन्च हो गया। तो इससे सबसे पहली चीज़ ये फ़ायदा हुई कि मार्जिन ट्रेड। सपोज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 2 लाख रुपए है, अब मार्जिन समझ ली, मार्जिन होता क्या है और मार्जिन ट्रेड होते क्या हैं।
सपोज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या माल की कीमत 2 लाख रुपए है, दो पार्टी अपने बीच में एक सौदा तय करती हैं कि 2 लाख के लिए 20% मार्जिन मतलब 40,000 रुपये बायर से 40,000 रुपये सेलर एक जगह अपना डिपॉजिट करता है, और दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आज की डेट से लेके 2 महीने बाद की डेट तक एक प्री डिटरमाइंड डेट होती है, प्री डिटरमाइंड टाइम होता है कि इस समय मेरी फसल आके तैयार हो जाएगी और इतने समय में मैं आपको वो फसल डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। बट मार्जिन ट्रेड मतलब कि अगर कोई भी पार्टी अपने वादे से मुकरती है तो जनरली जो पार्टी मुकरने का या बदलने का सवाल तभी पैदा होता है कि जब एक पार्टी ज़्यादा प्रॉफिट में हो, एक पार्टी ज़्यादा लॉस में हो, या उसको कहीं और से ज़्यादा ट्रेड मिल रहा हो, तो उसके लिए जो 20,000 रुपीज़ या 40,000 रुपीज़ जो 20% अपन ने मार्जिन रखा था, वो उस नुकसान की भरपाई के लिए दूसरी पार्टी को जो भी डिफ़ॉल्ट करता है वो उसको दे दी जाती है। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग कहलाती है वो मार्जिन ट्रेडिंग कहलाती है, और यही कहलाता है कि पर्टिकुलर सेगमेंट में मार्जिन पर ट्रेड होता है, जो मॉडर्न आज भी ट्रेड होता है कि निफ्टी में कितना मार्जिन लग रहा है, किसी स्टॉक में कितना मार्जिन लग रहा है। तो ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो मार्जिन ट्रेड होते हैं। दूसरी बात, मिनिमाइज द ट्रेड कॉस्ट, मतलब ट्रेड करने में जो लागत आती थी पहले कि भाई कोई भी किसान है अपना माल लेके बैलगाड़ी से लेके जा रहा है, बैलगाड़ी से वो एक दिन वहाँ पे स्टैंड भी कर रहा है, खाने पीना रुकने का खर्चा सब कुछ खर्चा करता है। तो इन सारी चीज़ों में कमी आई, जिसकी वजह से डेरिवेटिव की नीड पड़ी। परफेक्ट कंपटीशन, बायर और सेलर को ढूंढना बहुत मुश्किल था। अब जब एक ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन गया है तो यहाँ पे n नंबर ऑफ़ बायर अवेलेबल हैं, n नंबर ऑफ़ सेलर अवेलेबल हैं। आप एक्सचेंज पे जाइए, आपको बायर भी इजीली मिल जाएगा, सेलर भी इजीली मिल जाएगा, और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट आप कर पाएंगे। सबसे लास्ट जो मार्जिन ट्रेड से इम्पोर्टेंट है, मैं उसमें समझा भी चुका हूँ कि काउंटर पार्टी रिस्क। सपोज मैंने किसी से 2 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया है और बात हुई है कि आगे के 2 महीने बाद जब भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, ठीक है ना, उस समय पे मैं आपको एक क्वांटिटी जो पहले से निर्धारित है वो आपको डिलीवर करूँगा। बट उस समय पे मैं डिलीवरी देने से मना कर जाता हूँ, क्योंकि मेरी तो प्राइस तय हुई थी कि नहीं, अब प्राइस ज़्यादा ऊपर है तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा माल कहीं और बिके, ज़्यादा प्राइस में बिके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 1 क्विंटल गेहूँ 100 रुपये के भाव से किसी को बेचना तय किया है आने वाले 2 महीने, आप जो भी डेट निर्धारित की हुई है, मात्रा, कीमत, डेट सब कुछ इसमें पहले से डिसाइड होती है। सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है कि 1 क्विंटल गेहूँ मैं 2 महीने बाद किसी अपने व्यापारी को बेचने जाऊँगा जिसका रेट 100 रुपये होगा। अब जिस दिन मैं ये गेहूँ वहाँ बेचने जाता हूँ, वहाँ पे रेट चल रहा होता है 110 रुपये। तो जनरली बात है कि मैं तो बेचने वाला हूँ, तो मैं 100 रुपये में क्यों बेचूँ, मैं तो अपना माल 110 रुपये में बेचने जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं तोड़ दूंगा, और वो माल जहाँ पे जो अपनी बात हुई थी, एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट था 2 पार्टी के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के मैं अपना गेहूँ 110 रुपये में बेच आऊँगा और अपना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। तो ये जो इस तरह की रिस्क हुई कि मैंने माल देना किसी को और था और अपने निजी स्वार्थ की वजह से मैंने वो माल किसी और को बेच दिया, तो इस तरह की जो रिस्क कहलाती है वो काउंटर पार्टी रिस्क कहलाती है। तो डेरिवेटिव में मार्जिन का यूज करके काउंटर पार्टी रिस्क को अवॉइड किया गया है। अगर मेरा 20% का मार्जिन, सपोज कि 1 क्विंटल गेहूँ था 100 रुपये का था, 20 रुपीज़ ऑलरेडी मेरे एक्सचेंज के पास डिपॉजिट है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर भी रहा हूँ तो एक्सचेंज उस 20 रुपीज़ से जो भी नुकसान सामने वाली पार्टी को हुआ, जो माल उसको 100 रुपये मिलना था, उसकी भरपाई कर देती है। तो इस तरीके के जो ट्रेड कहलाते हैं वो काउंटर पार्टी के डिफ़ॉल्ट्स कहलाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट्स हैं कि किसी पार्टी ने अपने वादे से मुकर जाना, समय पे चीज़ों को डिलीवर ना करना, पैसे ना देना, उसके लिए मार्जिन ट्रेडिंग को रखा गया था। नेक्स्ट होता है कि डेरिवेटिव होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के प्लेयर होते हैं जो मार्केट में डेरिवेटिव का यूज़ करके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। बस डेरिवेटिव का एक ही फ़ायदा है कि आने वाले समय में आप अपनी फाइनेंशियल रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। तो जो पहले प्लेयर होते हैं इसमें वो होते हैं हेजर। हेजिंग का मतलब ये होता है कि अपनी एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन के अगेंस्ट
सिक्योर कर लेना। आज मैं आपको सिर्फ इनके बारे में थोड़ा ही थोड़ा बता रहा हूँ कि हेजर क्या होते हैं, स्पेक्युलेटर्स क्या होते हैं और आर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा हेजर, स्पेक्युलेटर और आर्बिट्रेजर्स पे ही रहेगा। इनके बारे में अपन डिटेल बात करेंगे विद एग्जाम्पल के, कि आप समझ पाएँ कि हेजर क्या होते हैं। आज सिर्फ इतना समझें कि हेजर होते क्या हैं। हेजर वो लोग होते हैं जो अपनी एक पोजीशन को बचाने के लिए आने वाले फ्यूचर में उस पोजीशन में लॉस ना हो जाए, तो वो अपनी पोजीशन को एक जगह से उसको हैज कर लेते हैं। सीधी सीधी बात है, अगर वो एक जगह कोई चीज़ बाय करके रखे हुए हैं तो वही चीज़ वो दूसरी जगह सेल करके रख लेंगे। अगर प्राइस इन फ्यूचर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशंस भी होता है, ऊपर या नीचे मार्केट जाता है, तो इनको उसकी वजह से नुकसान नहीं होता है। अब हेजर दो टाइप का होता है, एक होता है पार्शली हेजिंग और दूसरी होती है फुली हेजिंग, मतलब परफेक्ट हेजिंग। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेक्युलेटर्स के बारे में। स्पेक्युलेटर वो लोग होते हैं जो मार्केट में कम मार्जिन देके ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सपोज लाइक अ ट्रेडर, वो अपना एक मन बनाएगा कि आज उसे वो बाइंग साइड बैठा है कि आज वो बाय करना चाह रहा है, तो बाइंग की बड़ी पोजीशन लेके रखेगा और ट्रेड करना चालू कर देगा। या सेलिंग के मन बना के रखा हुआ है कि उसका आज जो इंटरेस्ट है, सेलिंग इंटरेस्ट है या सेलिंग का मन है, तो वो सेलिंग की पोजीशन को लेके अपने ट्रेड करते रहेगा। तीसरे होते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि बिटवीन दो मार्केट के बीच में जाके जो दो एक ही एसेट का प्राइस, दो एक्सचेंज के बीच में, दो मार्केट के जाके उन दोनों के प्राइस में जो भी डिफरेंस चल रहा होता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस का फ़ायदा उठाने वाले। सीधा सीधा एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर एनएसई में चल रहा है 100 रुपये और बीएसई में चल रहा है 101 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, एनएसई में 101 रुपये में बाय करूँगा कॉन्ट्रैक्ट, और 100 रुपये में बाय करूँगा एनएसई में और 101 रुपये में बीएसई में सेल कराऊँगा। अब होगा क्या कि जिस दिन भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो वो होता है अंडरलेइंग, मतलब जो भी स्टॉक उसका शेयर की प्राइस की क्लोजिंग पे उसकी क्लोजिंग होती है, जो भी डिफरेंस निकल के आएगा, जो 1 रुपये का डिफरेंस है केवल वो ही मेरा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे जो इस तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं कि दो मार्केट के बीच में किसी पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी या एक एसेट की प्राइस की डिफरेंस के बीच का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसमें प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है। अब बात करता हूं कि मैं टाइप ऑफ डेरिवेटिव की। सबसे पहले डेरिवेटिव समझ ले हैं, किसी आधारभूत चीज़ की प्राइस को फ्यूचर में ट्रेड करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर को फ्यूचर की डिसाइड में 1 महीने बाद की डेट पे उसको ट्रेड करना ताकि उसकी वैल्यू निकाली जा सके। ठीक है, अब पहली चीज़ होती है कि टाइप ऑफ डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो केवल दो पार्टियों के बीच तक सीमित होता है। इसके बीच में कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती है। जैसे इंडिया में एक्सचेंज बैठा हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ बैठी है, ये लीगल अथॉरिटी हैं ट्रेड के सेटलमेंट के लिए। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में केवल दो पार्टियां होती हैं जो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्यूचर की प्राइस के लिए। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेकंड नंबर होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर और फॉरवर्ड में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी। काउंटर पार्टी रिस्क के अदर जो भी इशूज़ होते हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, उनको हैंडल करने के लिए सिर्फ लीगल अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है। एक्सचेंज हुआ, क्लियरिंग कॉरपोरेशन मेंबर हुआ, उसके अलावा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ हुआ, ताकि किसी भी इन्वेस्टर का इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट ख़त्म ना हो पाए। थर्ड होता है ऑप्शन। ऑप्शन एक फैसिलिटी है जो प्रीमियम पे किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने का अधिकार देती है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑप्शन में आपको राइट मिलता है, दूसरा मिलता है ऑब्लिगेशन। आपको खरीदने या बेचने का अधिकार या देनदारी या लायबिलिटी आप लेके चलते हैं। ऑप्शंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको समझने के लिए एक अलग से सेशन होगा। फ्यूचर भी समझेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन समझेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बट जो अपन जिस पे फोकस है अपना वो है शेयर मार्केट की फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। सेम एज इट इज स्वैप्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं। ये कोई लीगलाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को किसी भी दूसरे इंटरेस्ट रेट से एक्सचेंज कर लेना ताकि अपना लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके।
ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सॉफ्ट स्वैप्स कहलाते हैं। ठीक है, जो जनरली इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसके बाद जो सेशंस रहेगा अपना वो स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके रहेगा कि फ्यूचर होता क्या है, ऑप्शंस होते क्या हैं, कॉल्स क्या हैं, पुट्स क्या हैं, कैसे आप बाइंग इंटरेस्ट ले सकते हैं, कैसे क्या सेलिंग इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।